Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics, and today we will discuss problem example number 8. So here the question is, assuming the water vapor to be a perfect gas, calculate the internal energy change when 1 mole of water at 100 degrees Celsius and 1 bar pressure is converted to ice at 0 degrees Celsius. Given the enthalpy of fusion of ice is 6 kilojoule per mole, heat capacity of water is 4.2 joule per gram per degree Celsius. राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये चेक करेंगे ध्यान से. देखो आपको क्या कहा है कि वाटर वेपर को हमने माना है परफेक्ट गैस. आपको इसके लिए कैलकुलेट करनी है बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब आपको कैलकुलेट करनी है डेल्टा यू की वैल्यू. राइट? क्या कहा है? 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर. तो यहां हम लिखेंगे H2O. लिक्विड स्टेट में होगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर है 1 बार. स्टैंडर्ड प्रेशर पर हम बात कर रहे हैं. राइट? कितना है बेटा? ये है आपके पास 1 मोल. इसको आपने कन्वर्ट किया आइस में. जब आप इसको आइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा? H2O सॉलिड फेज में चले जाएगा और आइस का जो टेम्परेचर गिवन है बेटा वो है 0 डिग्री सेल्सियस. इस प्रोसेस के लिए आपको निकालनी है डेल्टा यू की वैल्यू. अब देखो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे बेटा? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यहां पर ये डेल्टा एच कितना आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, कौन सा? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं. यहां पर इस रिएक्शन के लिए जो ऊपर रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? राइट साइड पे जो प्रोडक्ट है वो है सॉलिड फेज में और लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट है वो है लिक्विड फेज में. तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0. क्यों? क्योंकि गैसियस मोल्स तो प्रेजेंट ही नहीं है. क्या ये बात हमें समझ आई? तो यहां से हमें पता चल गया कि सिंस डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू 0, therefore डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच. अब ये डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन रिएक्शन और फॉर द गिवन प्रोसेस. क्लियर? ओके. अब इस प्रोसेस की बात करेंगे बेटा. इस प्रोसेस को देखेंगे बहुत ध्यान से. यहां पे लिक्विड से जाना है सॉलिड फेज में. तो अगर हम प्रोसेस को चेक करें तो क्या होता है बेटा? पहले आपके पास ये होगा H2O लिक्विड फेज में. कितना है बेटा? 1 मोल. टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा? आप इसको क्या कर रहे हैं बेटा? सॉलिडिफाई कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में लेके जा रहे हैं. तो क्या होगा यहां पर? कूलिंग. जब कूलिंग होगी तो 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा. टेम्परेचर कम होगा 100 से 90 आएगा, 80, 70, 60 और ऐसे करते करते टेम्परेचर पहुंच जाएगा कहां पे बेटा? टेम्परेचर पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे. लेकिन ये ध्यान रहे कि अभी भी जो स्टेट है वाटर की वो लिक्विड ही रहने वाली है. फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो आपके पास वाटर है लिक्विड फेज में अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है. अब हम करवाएंगे बेटा फेज ट्रांसफॉर्मेशन. फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से बन जाएगा आइस, या फिर हम कहेंगे सॉलिड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? ये क्या बन गया बेटा? आइस बन गया है. बात समझ आई? जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता और यहां पर लिक्विड से सॉलिड फेज में जा रहे हैं. सॉलिड से अगर लिक्विड जाना होता बेटा, अगर हमें सॉलिड से लिक्विड फेज में जाना होता तो क्या होता है? यहां पर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो है फ्यूजन. राइट? यहां पे हम लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो जितनी एनर्जी सॉलिड से लिक्विड जाने में आपको देनी पड़ेगी उतनी ही एनर्जी यहां पर रिलीज होगी जब ये कहां जाएगा? लिक्विड से सॉलिड जाएगा. ठीक है? बात समझ आई? तो हमें क्या करना है? इन दोनों प्रोसेस के लिए निकालनी है वैल्यूज. ये है डेल्टा H1 और ये है बेटा डेल्टा H2. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. देखो बेटा, अगर हमें निकालनी है डेल्टा H1 की वैल्यू तो ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर एंड हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू द एंथैल्पी चेंज. तो यहां पर जो डेल्टा H1 की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है? ये आपको निकालना पड़ेगा. अब देखो इसके लिए क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. देखो लिखा तो है हीट कैपेसिटी, लेकिन ये जो यूनिट है बेटा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस वाली, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए. देखो यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ. चेक करेंगे बेटा इसको. देखो
जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, राइट। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं C इंटू डेल्टा T। ये जो C है बेटा, दिस इज द हीट कैपेसिटी। ये जो C की वैल्यू आई है या फिर हमने जो कहा है हीट कैपेसिटी, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है बेटा नेचर ऑफ सिस्टम पे, अमाउंट ऑफ सिस्टम पे। आपने सैंपल कितना लिया है, उस सैंपल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, बात समझ आई? ओके, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं बेटा 1 मोल की, कि आपने 1 मोल सिस्टम ले लिया है, तो 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी, जो हीट आपको देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा CM से। दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी, राइट। अब मान लो आपको दिया हुआ है 5 मोल्स के लिए। अगर आपको 5 मोल्स दिए हुए हैं और आपको पूछा है कि मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, तो कितनी होगी? CM विल बी इक्वल्स टू 5 मोल्स के लिए टोटल हीट कैपेसिटी होगी C डिवाइड बाय 5 कर देंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 1 मोल के लिए आ जाएगा, राइट। तो अगर आपको गिवन कितना है बेटा? अगर आपको गिवन है हीट कैपेसिटी फॉर n मोल्स और आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे? CM विल बी इक्वल्स टू C बाय n। दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी। बात समझ आई? फिर ऐसे ही एक और टर्म होती है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा बेटा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट सब्सटेंस। 1 यूनिट सब्सटेंस मतलब 1 kg मान लो। 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर आपको m मास गिवन है बेटा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी जितनी आपको गिवन है, क्योंकि हीट कैपेसिटी तो पूरे सैंपल के लिए होगी, डिवाइड बाय मास जितना है वो ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये 1 kg सब्सटेंस या फिर हम कहेंगे 1 यूनिट सब्सटेंस के लिए आपको मिल जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। यहां से अगर आपको Q की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा बेटा? Q इज इक्वल्स टू C इंटू M डेल्टा T, जहां पर ये C और M मिलके क्या बना देंगे बेटा? हीट कैपेसिटी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहां पे आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, वापस क्वेश्चन पर आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन में आपको गिवन है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता तो भी यहां पर ग्राम की जगह क्या होना चाहिए था? kg होना चाहिए था। लेकिन अब इन्होंने ऐसे दिया है तो उसको थोड़ा सा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, इसको यहां पर थोड़ा सा नीचे करेंगे और ऊपर सॉल्व करेंगे डेल्टा H1 की वैल्यू। तो देखो बेटा, आपको गिवन है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 1 ग्राम की बात करें बेटा, कितना है? 4.2 जूल पर ग्राम। तो 18 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल वाटर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा बेटा 4.2 जूल पर ग्राम इंटू 18 ग्राम, और 18 ग्राम क्या है बेटा? 1 मोल का मास। तो यहां पर यूनिट सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4.2 इंटू 18 इज 75.6 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? आपको निकालनी है QP की वैल्यू। क्या होता है फॉर्मूला? QP विल बी इक्वल्स टू C डेल्टा T। ये C क्या है? जो अभी हमने यहां पर निकाला। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, और QP क्या है? डेल्टा H1 की वैल्यू। सो डेल्टा H1 विल बी इक्वल्स टू 75.6 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा T कितना बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा? 100। एंड जब हम डिफरेंस की बात करते हैं बेटा, तो चाहे आप डिफरेंस केल्विन में लें चाहे डिग्री सेल्सियस में लें, डिफरेंस उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 से 30 जा रहे हैं, चाहे डिग्री सेल्सियस में जाए चाहे केल्विन में जाए, डिफरेंस कितना रहेगा? 10 ही रहेगा, राइट। तो यहां पर डिफरेंस कितना आएगा बेटा? माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। यूनिट सॉल्व करो, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, तो डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -7560 जूल पर मोल। इसको कन्वर्ट कर लेंगे बेटा किलो जूल पर मोल में, तो डेल्टा H1 विल बी इक्वल्स टू -7.56 किलो जूल पर मोल। यही आपके पास डेल्टा H1 की वैल्यू। फिर हमें कैलकुलेट करना है बेटा डेल्टा H2।
इसके बारे में हमने बात की है बेटा। सॉलिड से जब लिक्विड जाते हैं तो प्रोसेस होता है फ्यूजन। तो जब आप लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या हो जाएगा, उसका साइन उल्टा कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा H2 विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको कितने गिवन है बेटा, 6 किलो जूल पर मोल। तो जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, आपको देनी पड़ रही है। जब आप उसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उतनी ही एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, राइट। तो डेल्टा H0 फ्यूजन कितना गिवन है आपको, 6 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल्टा H2 की, -6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपने डेल्टा H1 निकाल लिया और आपने डेल्टा H2 भी कैलकुलेट कर लिया। ऐसा क्यों किया बेटा हमने, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी थी इस प्रोसेस के लिए, जो गिवन प्रोसेस आपको गिवन है उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू। तो डेल्टा H कितना हो जाएगा फाइनल, डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये हमने कैसे किया बेटा, ये हमने किया बाय यूजिंग हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सो डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ऐड कर दो, -7.56 प्लस -6 किलो जूल पर मोल। ऐड करो इनको। सो डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू -13.56 किलो जूल पर मोल। ये आई बेटा डेल्टा H की वैल्यू। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी। उसके बारे में हम यहां पर बात कर चुके हैं। देखो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG की वैल्यू है 0, क्योंकि आपको जो रिएक्शन गिवन है उसमें कहीं पर भी गैसियस मोल्स नहीं है। तो देयरफॉर डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H, और हमने कैलकुलेट की डेल्टा H की वैल्यू। सो डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू -13.56 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम एग्जाम्पल। इसको हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। यही आपके पास डेल्टा U की वैल्यू। ठीक है, क्या किया बेटा एक बारी जल्दी से देखेंगे। हमने प्रोसेस लिखा, उसके लिए हमें डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है इंटरनल एनर्जी। ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में हो रहा होगा बेटा। पहला स्टेप क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर प्रेजेंट था उसकी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे और उसको लेकर आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा H1। डेल्टा H1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग द फॉर्मूला हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। ठीक, उसके लिए हमें यहाँ पर बेटा हीट कैपेसिटी जो गिवन थी उस हीट कैपेसिटी को हमने कन्वर्ट किया जूल पर मोल में और फिर वहां पर वैल्यूज पुट किया और आंसर आ गया, राइट। दूसरा स्टेप क्या था बेटा, दूसरे स्टेप में अब जो आपके पास पानी आया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हमें कन्वर्ट करना है आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या होगा बेटा, फ्यूजन जो होता है उसका उल्टा प्रोसेस हो रहा है, तो जो एंथैल्पी होगी वो भी हो जाएगी नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेल्टा H2 की वैल्यू आ गई। फिर क्या किया बेटा, यूजिंग द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन हमने निकाला डेल्टा H की वैल्यू, दैट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, दोनों को ऐड कर दिया, फाइनल डेल्टा H आ गया। और फिर यहां पर डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H था, तो डेल्टा U की वैल्यू भी कितनी आ गई, जितने आपके पास डेल्टा H की वैल्यू आई थी। ठीक है, ये हमने रिवाइज किया। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल है तो इसका आंसर आपकी बुक में गिवन है, तो यहां पर हम चेक करेंगे बेटा इसका आंसर। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या है, द चेंज टेक प्लेस एज फॉलोज। स्टेप 1 में क्या है बेटा, 1 मोल H2O, ये लिक्विड फेज 100 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल में जो भी है लिक्विड, और 0 डिग्री सेल्सियस पर। एंथैल्पी चेंज हमने माना डेल्टा H1। स्टेप 2 में क्या हुआ बेटा, 1 मोल H2O था लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको कन्वर्ट किया 1 मोल H2O में सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर ये होना चाहिए बेटा स्मॉल s, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉल s से शो करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है बेटा, यहां पर जो एंथैल्पी चेंज था वो आपने ले लिया डेल्टा H2। सो टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, देखो यहां पे आपको दिया हुआ था 4.2 जूल पर मोल, ये -100 क्या है, दिस इज डेल्टा T, और 18 से हमने मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि आपको ये जो वैल्यू गिवन है बेटा हीट कैपेसिटी, ये गिवन थी जूल पर ग्राम में, इसको हमने कन्वर्ट किया जूल पर मोल में। ठीक है, तो यहां पर फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7.56 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H2 कितना, नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दैट इज इक्वल्स टू -6 किलो जूल पर मोल। देयरफॉर डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास -13.56 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्या लिखा है, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन द वॉल्यूम ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। यहां पर फॉर्म की जगह होना चाहिए बेटा फ्रॉम। देयरफॉर P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा NGRT इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा NG 0 क्यों आया, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्जन चल रहा है, तो वहां पर गैसियस तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए यहां पर डेल्टा H आ गया आपके पास डेल्टा U के इक्वल, और डेल्टा U हमें कैलकुलेट करना था जिसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा -13.56 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, क्या ये हमें समझ आया बेटा? ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, वहां पर भी हम इसको ऐसे डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये जो हमने यहाँ पर देखा हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।